हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ भाई नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शनल पेपर चल रहा है एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस। आज इसके अंदर हमें यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर स्टार्टिंग में हमारे पास एक लेक्चर 1 रहेगा, बेसिक लेक्चर। ठीक है, तो इससे पहले हम यूनिट 4 स्टार्ट करें, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो हमें पता होनी चाहिए वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये एमएससी फाइनल के अंदर हमारे पास से ऑप्शनल पेपर है। आपको सभी को पता है कंपलसरी और ऑप्शनल क्या है। तो ऑप्शनल पेपर का नाम है हमारे पास एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस। ऑप्शनल पेपर का नाम है हमारे पास एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस। और इस पेपर के अंदर हमारे पास बुक कौन सा रहने वाला है? जेपीएच का बुक रहने वाला है, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर ही देख सकते हैं। और आपकी मर्जी, आप जेपीएच के अलावा कोई भी बुक ला सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चंस ही सोल्व करने होते हैं। ठीक है, अब हम ये जो सिलेबस पढ़ने वाले हैं ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। तो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर 5 यूनिवर्सिटीज़ के नाम देख रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर है, ब्रिज यूनिवर्सिटी भरतपुर है, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है और राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर है। ठीक है, और अब ये जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है इसका सेमेस्टर सिस्टम्स का भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ का भी हमारे पास से सिलेबस अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आपका कॉलेज इन 4 यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में आता है या आप राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस से हैं तो ये कोर्सेस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये कोर्स किस स्टूडेंट्स के लिए है? ये रेगुलर हो या वो स्टूडेंट्स प्राइवेट हो या वो अपने आप को नॉन कॉलेजिएट कैंडिडेट बोलता हो, दोनों एक ही प्रकार की बात है। तो रेगुलर में और प्राइवेट में एमएससी में कोई फर्क नहीं है। सेम डे पेपर होगा, सेम पेपर पैटर्न होगा, सेम मार्किंग सिस्टम होगा। ठीक है, तो आज हम एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस में यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। तो आप यूनिट 4 का ऑफिशियली सिलेबस क्या है ये आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर ये रेड लाइन से अंडरलाइन किए हुए हैं, मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, टेलर सीरीज मेथड, पिकार्ड मेथड, रंकुटा मेथड अप टू 4th ऑर्डर। ठीक है, यहाँ तक हमें एक क्वेश्चन कंप्लीट मिल जाएगा। फिर आगे है मल्टी स्टेप मेथड, प्रीडिक्टर, करेक्टर स्ट्रेटजी, स्टेबिलिटी एनालिसिस, सिंगल एंड मल्टी स्टेप मेथड। यानी ये जो हमारे पास अंडरलाइन किया हुआ है ये हमारे पास ऑफिशियली सिलेबस है, यहाँ तक एक क्वेश्चन कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज आप हेडिंग डालोगे कि हमारे पास यूनिट 4 का लेक्चर्स नंबर 1 है और सिलेबस क्या है ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ही दिखा चुका हूँ। ठीक है, अब ये सिलेबस हमारे पास जेपीएच की बुक में कहाँ है? जो हम साइड में देख पा रहे हैं जेपीएच की बुक है, इसके अंदर ये सिलेबस हमारे पास कहाँ है? ठीक है, तो ये जेपीएच की बुक में ये हमारे पास चैप्टर 6 है। ध्यान से देखना भाई, ये जेपीएच की बुक में हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है। और अगर मैं एक बार चैप्टर नंबर 6 का नाम लिखना चाहूँ, अगर मैं एक बार चैप्टर नंबर 6 का नाम लिखना चाहूँ तो हमारे पास चैप्टर 6 का नाम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ, लिख लो आप एक बार नाम यहाँ से, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ, यहीं से कुछ खास बातें निकल के आने वाली हैं सामने। न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो आपको पता है इसको शॉर्ट में ODE बोलते हैं, इसको शॉर्ट में ODE बोलते हैं। एक आपने नाम सुना होगा PDE। अगर आप नेट की तैयारी करेंगे तो सिलेबस में OD PD बताया जाता है कि देखो OD PD से इतने क्वेश्चन आएंगे,
इतने नंबर का पार्ट होगा, बड़े क्वेश्चन इतने नंबर के मिलेंगे, छोटे क्वेश्चन इतने नंबर के मिलेंगे, तो वो ओडी और पीडी होता है। तो ओडी का मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें ऑर्डिनरी शब्द को हाइड करके दिया जाता है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस आपकी खूब अच्छे से पढ़ी हुई हैं बीएससी सेकेंड ईयर में, और एमएससी प्रीवियस के अंदर पेपर था ना थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शंस वाला, उसके अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या होता है वो भी आपने रिकार्टी इक्वेशंस वगैरह में देखी थी। इसमें डी की बजाय डेल आ जाता है, डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, मतलब इसमें तो कंप्लीट डी बाई डी एक्स आएगा, और इसमें हमारे पास है डेल बाई डेल एक्स आएगा। तो हमारे पास आज न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस करना है, यानी एक नंबर होगा किसका, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का, और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम समझाएंगे आखिर क्या है इसका, हमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से करना है। तो ये हमारे पास सिलेबस जेपीएस की बुक में क्या है, चैप्टर नंबर 6 में है, और चैप्टर नंबर 6 में भी 2 यूनिट हैं। ठीक है, आप मैं समझाऊंगा दोनों यूनिटों में अंतर क्या है। चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास है, आप लिखोगे इसके अंदर यूनिट 4th भी है, और आगे हम जस्ट इस यूनिट के बाद पढ़ने वाले हैं वो यूनिट हमारे पास है 5th भी इसी के अंदर है, वो यूनिट 5th है वो भी हमारे पास इसी के अंदर है। तो हमारे पास जेपीएस की बुक में चैप्टर 6 में यूनिट 4th और 5th हमारे पास है, दोनों ही हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4th का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कहाँ मिलेगा, तो ये क्वेश्चंस हमारे पास है यूनिट 4th के हिस्से में मिलेगा, और आपको पता है यूनिट 4th के हिस्से में क्वेश्चंस नंबर 7 एंड क्वेश्चंस नंबर 8 मिलते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चंस नंबर 7 एंड क्वेश्चंस नंबर 8 मिलते हैं। इसमें आपको क्वेश्चंस नंबर 7 करना है, ये आपको 100% मिलेगा, ये भी आपको 100% मिलेगा, ये भी आपको 100% मिलेगा, बस ये नहीं मिलेगा। और चाहो तो आप इसको खुद से, जो टॉपिक मैं छोड़ूंगा इसकी वजह से वो आप खुद बुक्स में भी देखोगे तो सॉल्व हो जाएगा, बट यहाँ तक 1.5 क्वेश्चन मिल जाता है जो हमें बहुत 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 है। ठीक है, तो किसी भी हालत में मिक्सिंग होती है तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, हालांकि मिक्सिंग नहीं होती है, ये आपको एक्स्ट्रा में ही मिलेगा। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे ये क्वेश्चन हमारे पास 7 नंबर का है, ये 100% मिलेगा। कभी कभार इसमें एक ही क्वेश्चन पूछ लेता है, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपने यूनिट 2 पढ़ी होगी है भाई, आपने यूनिट 2 पढ़ी होगी। अब तक मैं 2 यूनिट पढ़ा चुका हूँ, यूनिट 2 और यूनिट 3 और यूनिट 3। यूनिट 2 में टोटल लेक्चर कितने थे हमारे पास है, 1 से लेके 10 तक, हालांकि 1 घंटे से ज़्यादा के वीडियो सारे 90-100 मिनट तक के हैं, तो वॉच टाइम के हिसाब से ये 16 से 17 घंटे के वीडियोज़ हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास टोटल लेक्चर्स 1 to 9 हैं, ये भी वॉच टाइम के हिसाब से हमारे पास 13 to 14 आवर्स के हैं। तो इन दोनों यूनिटों को पढ़ते वक्त आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टाइम खाते हैं, तो ज़्यादा टाइम खाएंगे तो हो सकता है आपको एक ही दे दिया जाए। तो कहने का मतलब क्वेश्चंस आपको 100% पूरा देखने को मिल जाएगा। किसी भी हालत में मिक्सिंग होती है तो भी हमें पूरा 20 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट 4th का क्या हो गया, मार्किंग सिस्टम हो गया। क्वेश्चंस नंबर 7 आपको एग्जाम में करना है। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 4th, और यूनिट 4th को स्टार्ट करें उससे पहले हम एक बार इसके बारे में सीखते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आखिर होती क्या हैं। ठीक है भाई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आखिर हमारे पास होती क्या हैं। ठीक है, तो आपने हेडिंग डाल लिया होगा अभी तक कि एमएससी फाइनल ऑप्शनल पेपर एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब मैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में बेसिक बताता हूँ। चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 का नाम है हमारे पास है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ODE यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, ये चैप्टर 6 का नाम है हमारे पास है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। आप भी लिखोगे भाई इसको, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम,
इसको लिखेंगे, इसके पीछे वजह है हम इसके बारे में छोटी छोटी बेसिक्स बातें सीखेंगे कि किस प्रकार से हमारे पास एग्जामिनेशंस के अंदर क्वेश्चंस आएगा और हमें उसको किस टाइप्स में सोल्व करना है ना। कैसे हम क्वेश्चंस को पहचानेंगे, कौन कौन से मेथड इसके अंदर सोल्व करने के लिए रहने वाले हैं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसे होगी, और वो क्वेश्चंस हमारे पास से क्वेश्चन देख के ही आइडिया लग जाएगा कि आने वाला कितना टाइम ये हमारे पास एग्जामिनेशन में काम लेगा ये। ठीक है, तो देखो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, हमारा मेन टारगेट ODE के ऊपर है। हमारा मेन टारगेट है ODE, यानी क्वेश्चंस में हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से, क्वेश्चंस में हमारे पास है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से दी हुई होगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल से इक्वेशंस आपको दी हुई होगी। ठीक है, या इसको हिंदी में अवकल समीकरण बोलते हैं, साधारण अवकल समीकरण। जैसे मान लो मैं एक बार बात करूं कि dy/dx प्लस 5y इज इक्वल टू x, आप इसका सॉल्यूशंस कीजिए तो आपको खूब अच्छे से पता है, आप इसका IF निकालोगे और वो सॉल्यूशन से कर दोगे, या पहले देखोगे सेपरेट है कि नहीं, x एक साइड में आ सकते हैं कि नहीं, तो वही BSc सेकेंड ईयर वाली विधि निकलेंगी, इंटीग्रल फैक्टर निकालोगे e⁻p × dx, तो ये हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है LDE, ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए ये हमारे पास BSc का होता था, या एक बार आप MSc का भी इसके अंदर मान सकते हो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर ये y क्या है, वेरिएबल है या चर है, x भी क्या है, वेरिएबल है या चर है। कहने का मतलब इसके अंदर ऊपर वाला वेरिएबल आपको पता है हमेशा क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ऊपर वाला वेरिएबल हमारे पास हमेशा डिपेंडेंट होता है, नीचे वाला क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, इस बात को आप कंठस्थ याद रख लेना कि नीचे वाला हमेशा वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ऐसे मत रट लेना कि x स्वतंत्र चर है और y परतंत्र चर है। स्वतंत्र को इंग्लिश में इंडिपेंडेंट और परतंत्र या आश्रित चर को डिपेंडेंट बोलते हैं। ना तो आपको यह देखना है कि y स्वतंत्र है या x स्वतंत्र है, क्योंकि ऐसे भी लिख के दे सकता है, ये इसको क्वेश्चंस में ऐसे भी लिख के दे सकता है। तो आप याद रखना नीचे वाले हमेशा क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र, तो अब हम इंडिपेंडेंट बोलेंगे। ऊपर वाले हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने dt/dx लिख दिया, तो x इंडिपेंडेंट और t डिपेंडेंट, और dx/dt लिख दिया तो ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट। तो ये तो थी सिंपल सी बेसिक बात। अब यहाँ आज हमारे पास ही ये सिंपल क्वेश्चन है, डिपेंडेंट एक साइड में, इंडिपेंडेंट एक साइड में। अब ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए चलेगा कि मैंने लिखा है, सबसे पहले देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की है। देखो मैं बोलूँ इसका ऑर्डर कितना है, या इसकी कोटि कितनी है, कोटि और घात पढ़े हुए होंगे, BSc शुरुआत ही वहाँ से होती थी, है ना। मैं बोलूँ इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर 1 है, या आप इसको बोल सकते हो फर्स्ट ऑर्डर की है। अगर ऐसे लिख के आ जाता d2y/dx² प्लस dy/dx इज इक्वल टू x, तो ये हमारे पास क्या हो जाती, ऑर्डर हो जाती 2 की। और अगर ऐसे आ जाता d³ y/dx² इज इक्वल टू y, कुछ कैसा भी दे सकते हैं, पर हाईएस्ट 3 है तो ऑर्डर कितना है, 3 का है। ठीक है, तो आज हमारे पास क्या होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को लिखेंगे। यहाँ तो हमारे पास फंक्शंस ऐसे होता था, y इज इक्वल टू f ऑफ x होता था। देखिए हमारे पास ध्यान से, यहाँ तो फंक्शंस क्या होता था, y इज इक्वल टू f ऑफ x हुआ करता था। अब हमारे पास जो चैप्टर में, यानी इस यूनिट नंबर 4 में जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, वो आपको या तो फर्स्ट ऑर्डर के मिलेंगे, और अधिकतर क्वेश्चंस आपको फर्स्ट ऑर्डर के ही मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस को आप ऐसे लिखोगे, dy/dx इज इक्वल टू f ऑफ xy। ध्यान से देख लेना भाई, dy/dx इज इक्वल टू f ऑफ
एक्स वाई। हम देखते ही देखते इसका पूरा रूप चेंज कर देंगे। तो समझ लीजिए आपकी यूनिट फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही स्टार्ट हैं, फिर आगे चल के हम इसको यूनिट फोर्थ में कन्वर्ट करेंगे और यूनिट फिफ्थ में करेंगे, क्योंकि दोनों ही यूनिट इसी चैप्टर के अंदर से हैं। तो ऐसे नहीं है कि स्किप करके आगे बढ़ जाओ कि क्या हो रहा है, सिंपल सा हम तो यूनिट देखेंगे। तो ये यूनिट ही स्टार्ट है, हम यहाँ से क्वेश्चंस पहचानेंगे और तुरंत पता लगेंगे कि किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला लेक्चर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो मैंने ये क्वेश्चंस लिखा है dy बटा dx, ऐसे नॉर्मल सा एग्जांपल माना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, dy बटा dx इज इक्वल टू x माइनस 5y लिख सकता हूँ ना। अब बताओ ये फंक्शन बन गया ना x और y का, तो dy बाई dx इज इक्वल टू हमारे पास फंक्शन आ गया x ऑफ y का। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चंस आ जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर के, या आप इसे y डैश भी बोल सकते हो, या आप इसे y डैश x भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, या आप इसको y डैश x भी बोल सकते हो। ठीक है, ये तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के 90% क्वेश्चन हैं, वो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के ही आएंगे। यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, अपने पेपर्स में पढ़ते वक्त देखेंगे, एग्जाम में आएंगे, वो अधिकतर क्वेश्चंस आपको इस शेप में लिखे हुए मिलेंगे, y डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसी प्रकार सेकेंडरी ऑर्डर की क्या होगी, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी मान लो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ भी कुछ मान लो, तो ये होगी y डबल डैश x प्लस कुछ ऐसी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको एक बार रोकना चाहूँगा, क्योंकि दोनों चीज़ें हम यहाँ एक साथ आपको बताएंगे। ये आप समझ गए, 90% क्वेश्चन से वो फर्स्ट ऑर्डर के पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको सेकेंड ऑर्डर के पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन तो कम से कम 3 ऑर्डर का बताएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हालांकि फर्स्ट तक ही आंसर्स पूछेगा, फिर भी आपको थर्ड ऑर्डर का एक क्वेश्चन से करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप डालोगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, या dy बाई डी एक्स को आप y डैश x भी लिख सकते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं बोलूँ डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, मैं बोलूँ डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ आप लिख सकते हो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। हालांकि लिखना नहीं चाहिए इस लेवल के ऊपर आके, फिर भी आप एक बार लिख लो, नीचे वाला डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ क्या है, x है या y है, तो ऊपर वाला होता है हमेशा डिपेंडेंट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कभी रटना मत। और इनडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इनडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या होता है भाई, इनडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ नीचे वाला है x। ठीक है, अब इसके साथ एक कंडीशंस आएंगी, अब इस क्वेश्चंस के साथ क्या आएंगी, कंडीशंस आएंगी। तो आप पहले, चलो इसको तो हम बाद में लिखेंगे, या इतना लिखा रहने दो, अब वापस लिख लो आप कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है। देखो ऐसे लिखिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इसके अंदर 2 प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरी आएगी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, दूसरी आएगी हमारे पास से बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ध्यान से सुनना भाई इस बात को, कि हमारे पास जो क्वेश्चंस आएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके अंदर हमारे पास 2 प्रकार की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। एक तो आएगी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और दूसरी आएगी हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो मैं आपका एक बार ध्यान हटाना चाहूँगा, मैं यूनिटी पेपर है हमारे पास IT एंड IE, यानी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इंटीग्रल इक्वेशंस, ये भी MSc फाइनल का ऑप्शनल पेपर है। इसके अंदर मैं यूनिटी फोर्थ के अंदर, आपको पता है यूनिट फर्स्ट वहाँ लाप्लास हुआ करती थी, सेकंड हेंकल हुआ करती थी, और थर्ड पहले हमारे पास नॉर्मल हुआ करती थी, और सेकंड हेंकल और ट्रांसफर, चौथी यूनिट हुआ करती थी यूनिट नंबर 4th, है ना भाई। यूनिट नंबर 4th क्या होती थी हमारे पास है, उसके अंदर आपको पढ़ने को मिला था IVP एंड BVP। अब मेरे को नहीं पता आप इस यूनिट को पढ़ने से पहले आपने IT एंड IE की यूनिट 4th पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, बट अगर आपने इससे पहले यूनिट 4th पढ़ चुकी हो तो वहाँ आप IVP या BVP जान चुके हैं। तो ये वो IVP यही थी, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं भाई, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम।
इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IVP इनर्शियल वैल्यू प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं BVP बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और एग्जाम में इसके शॉर्टकट नाम में IVP भी लिख के दे सकता है और BVP भी लिख के दे सकता है। ठीक है, IVP को आप ऐसे समझिए कि ऐसे कंडीशंस दे दिया y ऑफ A1 इज इक्वल टू, या y ऑफ A इज इक्वल टू मान लो 1 आ गया, कोई दूसरे पॉइंट के ऊपर ये मान लो 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ भी यही आ गया y ऑफ A इज इक्वल टू 1 आ गया, y ऑफ B इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू मान लो 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, या चलो आप एक बार 2 का 2 ले लो, आप एक बार 2 का 2 ले लो। ठीक है, तो पहचान क्या है IVP और BVP में, यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, यहाँ B नहीं आना चाहिए, यहाँ हमारे पास B नहीं आना चाहिए, यहाँ वापस A ही आएगा। तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या है, y ऑफ इज इक्वल टू मान लो y ऑफ A के ऊपर वैल्यू 1 आई, y ऑफ B के ऊपर वैल्यू 1 आई। तो अगर ये दोनों पॉइंट अंदर वाले एक समान हैं, ध्यान से देखना, अगर ये दोनों पॉइंट हमारे पास एक समान है तब तो क्या लगेगी, इनर्शियल वैल्यू प्रॉब्लम लगेगी। ये अंदर वाला पॉइंट समान है, ये अंदर वाला पॉइंट समान है, तब तो हमारे पास क्या लगेगी, इनर्शियल वैल्यू प्रॉब्लम लगेगी। और अगर ये पॉइंट डिफरेंट है, BVP यानी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, एक बार 1 आ गया और एक बार B के ऊपर 2 आ गया, तब हमारे पास क्या होगी, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी। तो अपने को यहाँ क्वेश्चंस में पॉइंट्स देगा, देखो ध्यान से देखो, अपने को यहाँ एग्जाम में क्वेश्चंस में पॉइंट देगा। जैसे मान लो मैंने f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर बोल दिया, तो आपने 1 रखा तो भी 1 आया, -1 रखा तो भी 1 आया। आगे मत ध्यान देना सेम आ रहा कि नहीं, आगे छोड़ो आप। तो आप यहाँ देखो डिफरेंट पॉइंट आए तब तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, और एक बार 1 रख के चेक किया और दोबारा 1 रख के देखेंगे कोई दूसरे फंक्शंस के अंदर, तो ये जो पॉइंट अगर सेम आ जाए, एक ही क्वेश्चंस के लिए 2 सेम पॉइंट के ऊपर अलग अलग कंडीशंस आएंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे, तो ये होगी हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और यहाँ पॉइंट डिफरेंट आ गई, जैसे ये A है, दूसरा पॉइंट हमने रखा B का, तो ये आ गई बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, ये मैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम IT एंड IE, यानी अपना ही पेपर चल रहा है और ये पढ़ना भी है आपको, अगर नहीं पढ़ा है तो ये भी पढ़ोगे। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशंस, उसकी यूनिट 4th के अंदर हम इनिशियल वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कर चुके हैं। यानी अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँ तो ये YA इज इक्वल टू एंड ये भी y ऑफ A इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ इसका आइडिया देना चाहें तो y ऑफ A आएगा और दूसरा पॉइंट y ऑफ B आएगा, दूसरा पॉइंट हमारे पास y ऑफ B आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई इनर्शियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये हमारे पास हो गई बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और मेरे हिसाब से आपको इनर्शियल्स में और बाउंड्री में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वैसे इनके क्वेश्चंस करवाएंगे तब आपको समझ और भी अच्छे से पकड़ हो जाएगी, है ना, फिर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार केवल आइडिया सा ले रहे हैं कि यहाँ और यहाँ वैल्यू एक समान आएगी। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में ये दोनों पॉइंट अलग अलग होंगे, जबकि इनर्शियल में सेम पॉइंट होगा। ठीक है, अब आप इसके लगाओ, ये तो पढ़ेंगे हम यूनिट 3rd के अंदर। ठीक है भाई, अब आप लगाओ, ये तो हम पढ़ेंगे यूनिट 4th के अंदर, 3rd तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। ये तो हम पढ़ेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो तो आएगा किसके अंदर, वो तो आएगा यूनिट 4th के अंदर। और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा यूनिट 5th के अंदर, वो आएगा हमारे पास यूनिट 5th के अंदर। ध्यान रखना भाई, बस दोनों में ये डिफरेंस है, इसीलिए दोनों एक ही चैप्टर के अंदर यूनिट हैं। चैप्टर 6 में ही हमारे पास यूनिट 4th है और चैप्टर 6 में ही हमारे पास यूनिट 5th है, तो इनकी एक्सरसाइज भी मिक्स है, क्वेश्चन भी इसमें मिक्स है। एग्जाम में अगर आपको नाम लिख के दे दिया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बहुत अच्छी बात है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बहुत अच्छी बात है, नाम नहीं लिख के देंगे तो यहाँ से पहचान लेंगे दोनों कंडीशन एक जैसी होगी। देखो इनिशियल क्वेश्चन में तो ज़्यादातर एक ही कंडीशन आएगी, पर बाउंड्री वैल्यू में 100% 2 कंडीशन आएंगी। तो आपने देखा 2 कंडीशन है, दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, ये A है ये B है, या अलग मान लो एक किसी में 0 दे दिया किसी में 1 दे दिया, तब तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और यहाँ भी 0 दे दिया यहाँ भी 0 दे दिया, यानी सेम हो गया, तब ये बन जाएगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम।
तो हमारे पास पहले सबसे पहले जिस शब्द से सामना होगा, देखो हम ये यूनिट पढ़ेंगे 4th और 5th, तो जो हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहला वर्ड देखने को मिल सकता है वो आपके पास IVP और BVP। ठीक है, तो एक बार हमने कुछ समझने की कोशिश की कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कुछ ऐसी होगी एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास कुछ ऐसी होगी। तो मैं यूनिट 4th के क्वेश्चन के साथ साथ ही यूनिट 5th के क्वेश्चंस बताने की कोशिश करूंगा, कि बता दूंगा कि देखो भाई ये डिफरेंट होता तो ये नेक्स्ट यूनिट में बन जाएगा। तो दोनों के क्वेश्चंस वैसे एक समान हैं और वैसे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं MSc में आपको यही फायदा है। आपको तो ये पता है यहाँ जो मिलेगा वो IVP का है, यहाँ जो मिलेगा वो IVP का है या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। और आप पेपर में ये देख लोगे कि यूनिट 5th के अंदर जो क्वेश्चंस नंबर हमें 9 मिलेगा वो BVP का है, वो हमारे पास BVP का है ना। तो पहचानने के लिए तो चलो यहाँ यूनिट सिस्टम्स है, बट हम थोड़ा सा जस्ट जैसे MSc करके आगे निकलोगे, CSI या नेट गेट जैसे एग्जाम दोगे, कभी फर्स्ट ग्रेड भविष्य में जरूर दोगे MSc किया है तो, तब वहाँ हमारे पास ऐसे लिख के नहीं आएगा कि ये यूनिट हुआ करती हैं। तो वहाँ आपको देख के पहचानना होगा कि IVP लगाएं या BVP लगाएं। तो अपने को आगे का थोड़ा फ्यूचर ओपन रखना है ना। शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो MSc कर रहा हो और इन भविष्य में ऐसे एग्ज़ाम ना दे, फर्स्ट ग्रेड तो पक्का देगा, है ना। और कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी जुड़े हुए हैं जिनको केवल अपनी जॉब में प्रमोशन के लिए MSc चाहिए, है ना। तो वो एक रियर केसेस एक अलग इश्यू है। तो आप हेडिंग लगाइए, चैप्टर नंबर 6 ही 2 पार्ट में बनता है, ODE है, इसका ही हमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस करना है। ध्यान से देखिए, इसी का हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस, यानी एक नंबर का एनालिसिस करना है। वो किस प्रकार से करेंगे वो तो हम क्वेश्चंस में नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, बट हमारे पास क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे, कौन कौन से मेथड हमारे पास होंगे, उसका डिस्कस आज हम इस टॉपिक्स में कर रहे हैं। और ये लेक्चर्स नहीं देखोगे तो आगे के लेक्चर्स देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि बहुत हद तक बातें यहीं क्लियर हो जाएंगी। आपको पूरी यूनिट इसी एक लेक्चर्स में नज़र आने लगेगी कि हम नेक्स्ट लेक्चर 2 में, 3 में, 4, 5 में आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप हेडिंग लगा लीजिए अपनी यूनिट 4th स्टार्ट है किसके साथ, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के साथ। तो अब आप लगाइए MSc फाइनल ऑप्शनल पेपर एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस यूनिट 4th लेक्चर 1। अब हमारे पास प्रॉपरली तरीके से यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है भाई, ये हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि बुक में कहाँ है फलाना ढिकना, ये सब बता दिया। चैप्टर 6 ही दोनों क्वेश्चंस कवर करेंगे, यूनिट 4th के भी और यूनिट 5th के भी। ODE रहने वाली है, यानी आपके पास हर बार क्वेश्चंस में एक डिफरेंशियल इक्वेशन रहने वाली है, उसको हमें देख के पहचानना है कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, ये हम यूनिट 5th में करेंगे, इसलिए मैं इसे एक बार यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ से मैं आपको एक बार हटा देता हूँ। तो अब ये हमारे पास प्रॉपरली तरीके से हेडिंग हो गई कि अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4th। ठीक है, तो ऐसे समझोगे तब जाके आपके पास छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और अब आप पेपर में जैसे ही इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम देखोगे आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये चीज़ें हमारी सीखी हुई है कि किस प्रकार से, हालांकि अभी अपने प्रॉपरली तरीके से सीखा नहीं है IVP और BVP को, बट जैसे जैसे क्वेश्चंस में सीखते जाएंगे कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से अपना प्रॉपरली नोट्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। यूनिट 4th स्टार्ट हियर। ठीक है, इससे पहले जो लिखा है बताया है वो भी आपको लिखना है, ताकि आप निश्चिंत रह सकें कि हम आगे आने वाली यूनिट में क्या करेंगे, क्योंकि वो मैं यूनिट डायरेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ वहाँ से। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए। सबसे पहले इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास क्या होती है, पहले तो ये लिखो IVP, डॉट मत लगाना भाई, ऐसे ही लिख लो, क्योंकि एग्जाम में आपको कभी कभी सीधा IVP दे सकता है, ऐसे नहीं देगा, वो ऐसे दे सकता है या वो ऐसे भी दे सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है कैसे लिखें। बट अपन IVP को देख के समझ जाएंगे कि ये हमारे पास क्या है भाई, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। ठीक है,
ये हमारे पास क्या है, इनर्शियल वैल्यू प्रॉब्लम है। पहले तो आप इसकी डेफिनेशंस लिखिए। ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ए पूरा नाम लिख लो चलो, क्योंकि शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। कभी कभार एग्जाम में डेफिनेशंस भी पूछ लेता है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखना चाहूँ, अब मैं बोलूँ कि मैं फर्स्ट ऑर्डर की लिखूँ या सेकंड ऑर्डर की लिखूँ या थर्ड ऑर्डर की लिखूँ, तो हम एक बार फर्स्ट ऑर्डर की लिख लेते हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन से dy बाई डी एक्स, ए डिफरेंशियल इक्वेशन से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ए डिफरेंशियल इक्वेशन से dy बटा डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, वाई ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू वाई नोट, वाई एक्स नोट इज इक्वल टू वाई नोट इज नॉन एज या इज कॉल्ड या इज नॉन एज या इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की है, तो आप यहाँ सेकंड ऑर्डर भी लिख सकते हैं, थर्ड ऑर्डर भी, कोई भी पर्टिकुलर हमें एक इक्वेशंस तो माननी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये आ गई है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर की। वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट इज कॉल्ड इनर्शियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, अब वो साइड में क्या लिखा है, कैसे कैसे ये एग्जाम में घुमा घुमा के दे सकता है, ये सब अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आपको एग्जाम में पूछे कि डिफाइन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, तब तो आप ये लिख देना बस, ए डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम या IVP। ठीक है भाई, तो चलो अब इसके अंदर कुछ कुछ खास बातें देखो आप, ताकि हमें ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी घुमा के दे दे, हमें कोई फर्क ना पड़े। तो मैं नोट लगा के लिख देता हूँ। दो चीज़ें हमारे पास यहाँ इम्पोर्टेंट हैं कि ऊपर वाला वेरिएबल कौन सा है भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल, नीचे वाला वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है भाई, ध्यान से देखो एक बार, ऊपर वाला वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, नीचे वाला वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब मान लो आपने ये लिख दिया वाई ऑफ एक्स, देखिए आप एफ ऑफ एक्स वाई लिखिए या वाई एक्स लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना तो आप भी जानते हैं, है ना। हालांकि अपने को पर्टिकुलर ऐसे नहीं लिखना चाहिए, एक्स ऑफ वाई ही लिखना चाहिए, बट आप एफ ऑफ वाई एक्स लिख दोगे तो भी कोई बातें नहीं है। अब आपको ये कंडीशन से क्वेश्चंस के अंदर मिलेगी, ये कंडीशन ही वास्तव में इनर्शियल वैल्यू प्रॉब्लम बताती है। एक्चुअली यही IVP है। ये तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने बोला ना ये डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसके अंदर ऐसा हो, ये हमारे पास क्या कहलाती है, IVP। तो एक्चुअली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम तो हमारे पास ये है। अब यहाँ हमारे पास ऊपर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ आप क्या लगाओगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ नीचे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके आप 0 लगा देना और आंसर्स को भी y0 बता देना, और ये 0 बताएगा, ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हाँ, बस थोड़ा सा चेंज कर दो और टारगेट ऐसे रखो, ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बाहर क्या रहा है, डिपेंडेंट, सॉरी उल्टा कर रहे हैं ना अपन, नीचे वाला क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और ये दोनों और डिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, जैसे अब मान लो ये तो हमारे पास एग्जाम में तो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो y और x के फॉर्म में देंगे, क्योंकि हम बचपन से यही करते आ रहे हैं, dy बाई डी एक्स, और बचपन हमारा 11th क्लास से स्टार्ट होता है ना। आप भी जानते होंगे शायद, साइंस के बच्चों को वास्तव में जो बचपन है वो 11th क्लास से स्टार्ट होता है। अब आप बताइए, मैंने ऐसे कर दिया y और t, जैसे JPH की बुक में लिखा हुआ है dy बाई yt, तो बताइए यहाँ क्या लिखें, t और y, मतलब पहले इंडिपेंडेंट फिर डिपेंडेंट। तो कंडीशंस क्या आ जाएगी, t है तो यहाँ कितना आ जाएगा, t नॉट,
और आंसर ऊपर यहाँ y है तो ये क्या आ जाएगा y का y नोट और यहाँ y लग जाएगा। ठीक है, तो आप नोट लगा के ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आपके पास ऐसे आ गया dy/dt इज इक्वल टू, तो आप खुद ही बताइए ये क्या आएगा भाई, t और ये y, मतलब पहले डिपेंडेंट फिर इंडिपेंडेंट। कंडीशंस क्या आ जाएगी, ऊपर वाला ये y, t है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल का ही पॉइंट होना चाहिए, आंसर आ जाएगा हमारे पास है y नोट। ठीक है, और रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ज़रूरी थोड़ी आपको y ही दे, dx/dt भी दे सकता है, dx/dt भी दे सकता है। तो dx/dt में आप क्या लिखोगे, पहले देखो ध्यान से रटना नहीं है, पहले इंडिपेंडेंट और फिर डिपेंडेंट। अब की बार डिपेंडेंट कौन है, x, तो कॉमा लगा के आप x इसके नोट लगा लो। हालांकि क्वेश्चंस में हमें यहाँ वैल्यू देगा, क्वेश्चंस में हमें यहाँ वैल्यू देगा, बट स्टार्टिंग में अपन नोट लगा लेते हैं। तो ये t है तो ये क्या आ जाएगा, t नोट, t है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, t नोट। अब आपकी मर्जी, आप कितने सारे भी वेरिएबल ले सकते हैं, तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, अब आप समझ गए होंगे। जैसे इसका बताइए dx/dy का क्या आएगा, जैसे मान लो अब की बार मैंने f की बजाय g ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन छोटी छोटी बातों से। पहले क्या है, इंडिपेंडेंट में अब की बार कौन है, y, डिपेंडेंट में कौन है, x, डिपेंडेंट में कौन है, x, तो x लगा के इसके नोट लगा दो, ये क्या आएगा y, तो इस y के क्या लगा दी, नोट। और चलो g की बजाय आप एक बार f ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको देख के और इसको देख के फंस मत जाना कि dxy/dy है, dy/dx है, fxy लिख दिया है, fyx लिख दिया है, xy नोट लिख दिया है, x नोट लिख दिया है, ये सब आपका काम नहीं है। आप तो केवल ध्यान दोगे नीचे जो वेरिएबल है y, उसका पॉइंट इस ब्रैकेट के या कोष्टक के अंदर होना चाहिए। पहले इंडिपेंडेंट फिर डिपेंडेंट, पहले इंडिपेंडेंट फिर इंडिपेंडेंट, या हिंदी में बोलूं पहले स्वतंत्र फिर परतंत्र, पहले स्वतंत्र फिर परतंत्र। तो ऐसे एक प्रोसेस चलती चलेगी। तो अगर मैं बुक से क्वेश्चंस लिखूंगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे को y और t के फॉर्म में लिखने पड़ेंगे। एग्जाम में आपके पास क्वेश्चंस y और x के फॉर्म में आएंगे। अब अपन क्या करेंगे, दोनों प्रकार के क्वेश्चन लिख लेंगे, कभी तो ऐसे लिख लेंगे और कभी ऐसे लिख लेंगे, ताकि आपका y, t, x, t, dx/dt, dx/dy सभी प्रकार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही क्वेश्चंस लिखेंगे, आप किसी और राइटर में देखोगे तो ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है। तो ये सब हमारे पास मुद्दा नहीं है, मेन टारगेट क्या है कि यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी की वैल्यू इस डिपेंडेंट वेरिएबल के कोष्टक में होनी चाहिए और आगे डिपेंडेंट वेरिएबल का ही पॉइंट होना चाहिए। और यहाँ फंक्शन होगा उसके पोजीशन में पहले इंडिपेंडेंट, देखिए आप x और y को मत देखिए, सोचिए फर्स्ट पोजीशन पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है और फिर डिपेंडेंट है, ध्यान रखना भाई। अब हो सकता है मैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बोले में उल्टा कर दूँ, स्वतंत्र परतंत्र रहेगा, पर आप याद रखना नीचे वाला वेरिएबल नंबर 1 पे, ऊपर वाला वेरिएबल नंबर 2 पे, ये जो नीचे वाला वेरिएबल है यही ब्रैकेट्स में आ जाना चाहिए, यही हमारे पास ब्रैकेट्स में क्या हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो आप नोट लगा के ये लिख सकते हो ताकि आपको रटना नहीं पड़े कि यही इक्वेशन ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मान लो मैंने ये बता दिया गलती से ऐसे आ गया, या ये बता दिया गलती से ऐसे आ गया, तो आपके दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने ये सब पहले ही लिखवा दिया है। ठीक है भाई, तो ये हो गई हमारे पास इनर्शियल वैल्यू प्रॉब्लम की डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशंस नंबर 1, ये डेफिनेशंस नंबर 1 लगा लो आप। क्यों, जरूरी थोड़ी है अपन फर्स्ट ऑर्डर ही लेके चलेंगे, अपन सेकंड ऑर्डर का भी तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो लिखनी है आपको यही, एग्जाम में पूछ लेना कि डिफाइन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और ऐसा नहीं दे कि कुछ नहीं बोले, केवल ऐसा बोले डिफाइन IVP, तब तो आप ये लिख देना। अगर बोले सेकंड ऑर्डर तो सेकंड ऑर्डर की लिख देना। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की है भाई, आपको पता है इसका ऑर्डर कितना है, 1 है, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, ये अलग बात है भाई, dy/dx को आप y' भी लिख सकते हो, पता ना आपको, y' मैं लिखूंगा नहीं, आप लिख सकते हो, पहचान जाओगे। इतने कमज़ोर थोड़ी ना हो, मैं भी क्या छोटी छोटी बातों पे ही आ गया, इतना भी गहराई से नहीं होना चाहिए कोई चीज़, है ना, या हो जाए तो मज़ा भी आ जाए,
हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर थोड़ा सा कि साइड में जो कंडीशंस आएगी ऑर्डर फर्स्ट के लिए तो कैसा होगा। चलो अब सेकंड ऑर्डर का मान लो, सेकंड ऑर्डर की डेफिनेशन भी सेम ही आएगी। ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन से अब की बार टू ऑर्डर की मान लो, तो वो आ गई मान लो d2y/dx² प्लस अपनी मर्जी से मान लो कैसे भी आ सकती है भाई ये dy/dx, या आपको ऐसे भी दे दिया मान लो छोटी से छोटी लिखना चाहें तो ये दे दिया हमारे पास है x प्लस y, मान लो ऐसे ही दे दिया d2y/dx² = xy, या पूरा फंक्शन ही बना के दे देते हैं इस प्रकार से कि हमारे पास f(x, y) आ गया, हमारे पास f(x, y) आ गया। तो अब की बार ऑर्डर कितने हैं इसके 2, तो कंडीशंस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की कितनी आएंगी 2, तो आप लिखोगे y(x0) = y0 एंड y(x0) = y1 इज कॉल्ड, या ऐसे कर लो, यहाँ लिख लेता हूँ लेफ्ट साइड में, देन आप ऐसे बोलोगे देन, पहले वाले में भी चेंज कर लो भाई, ठीक है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज ही लिखें तो आप ऐसे लिख देना कि देन y(x0) = y0 इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तब ऐसा आ जाए तो ये क्या कहलाएगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और ये d2y/dx² ऑर्डर 2 आ गया, तब हमारे पास ऐसे आ जाए देन y(x0) = y0 एंड y(x0) = y1 इज कॉल्ड या इज नोन एज IVP इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो कोशिश करना आपको, क्योंकि आपको तो एक ही क्वेश्चंस तो लिखना होगा एग्जाम में या 2 क्वेश्चंस लिखने होंगे, तो IVP का पूरा नाम भी लिख के बता देना, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, और ब्रैकेट में IVP भी लिख देना, तो दोनों ही अच्छे पढ़ेंगे। हो सकता है डायरेक्ट नज़र दौड़ाए आपकी पेपर एग्जाम अंदर चेक करते वक्त ही तो IVP देखें हाँ इसको पता है, ठीक है। तो देखिए एक ऑर्डर की थी तब हमारे पास केवल एक कंडीशन आएगी IVP की, 2 ऑर्डर की आएगी तो हमारे पास 2 कंडीशन आएंगी। और ध्यान देना वही इसके अंदर क्या मिलेगा, ये नीचे वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे इसके अंदर मिला था x0, इसी प्रकार इसके अंदर क्या मिलेगा x0। यहाँ जो वैल्यू आएगी वो ऊपर वाले वेरिएबल y की आएगी, y0 बोल दो, y1 बोल दो, कैसे भी कर दो, ये आगे समान एक समान आए तो ठीक है, डिफरेंट आए तो ठीक है, बट देखिए ये दोनों आपके पास इक्वल होना चाहिए, ये दोनों आपके पास क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। अगर मान लो ये इक्वल नहीं है, ये x1 आ गया, लिखना मत एक बार, अगर ये इक्वल नहीं है x0 की बजाय x1 आ गया तो ये BVP में चला जाएगा, तो हम बोल देंगे इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जो हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5th के अंदर। इसलिए साथ साथ हम यूनिट 5th को भी अभी लेके आते हैं ताकि ज़्यादा दिक्कतें ना आए और बहुत जल्द यूनिट 5th पूरी हो जाए। तो कम ही लेक्चर बनेंगे यूनिट 5th के अंदर, क्योंकि छोटी छोटी बातें हम यहाँ से सीख चुके, समझ गए ना। ये आपके पास एक समान आ जाए IVP, डिफरेंट आ जाए BVP, तो BVP हम पढ़ेंगे यूनिट 5th में, इसलिए आप इसको 0 का 0 ही करो। तो यहाँ जो वेरिएबल पॉइंट आएगा वो पॉइंट इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होना चाहिए। ओके भाई, अब आप इसको बदल के लिख सकते हो। अब मैं आपको नोट लिखूं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप समझ चुके होंगे अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर ऐसे आ गया d2y/dt² से f(ty), देखो प्रोसेस फॉलो, पहले नीचे वाला वेरिएबल फिर ऊपर वाला वेरिएबल, तो आप क्या बोलोगे y(t0) = और y(t0) = है ना। यहाँ मान लो एक बार y0 आ गया, यहाँ एक बार मान लो y1 आ गया, तो ये भी क्या कहलाएगी IVP। तो जरूरी नहीं है कि नीचे आप अक्स ही रट के बैठो, आपके नीचे t भी आ सकता है। अगर अक्स आ गया इधर तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ अक्स आ जाएगा, ये अक्स आ जाएगा तो ये अक्स बोल देंगे, ये अक्स बोल देंगे, ये अक्स बोल देंगे और ये हमें अक्स बोल देंगे, ठीक है। तो इस बातों में उलझना मत ही। जैसे मान लो अब आप खुद बताइए इसका आ जाए तो क्या होगा, d2x/dy² इज इक्वल टू, बताओ पहले क्या लिखूं y, फिर क्या लिखूं अक्स, कंडीशन में कौन आएगा अक्स इज इक्वल टू x0 और अक्स इज इक्वल टू x1। नीचे क्या है y, तो एक बार 0 लगा दो और दूसरी बार भी
0 लगाओगे। ध्यान देना, अंदर वाले वेरिएबल एक समान रहेंगे, यूनिट फिफ्थ रहेगी, डिफरेंट हो गए यूनिट फिफ्थ में चली गई, डिफरेंट हो गए यूनिट फिफ्थ में चली गई। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहती है कि हम एक समान रहेंगे और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहती है हम डिफरेंट रहेंगे। तो अब मेरे हिसाब से आपको बीवीपी भी आगे मतलब सेम टू सेम यही प्रोसेस चलेगी यूनिट फिफ्थ के अंदर। वहाँ हम क्या करने वाले हैं ये हमें पहले से ही पता चल गया। ठीक है भाई, तो चलो ये हो गई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की। तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले में लिखवा दिया। तो आप समझ गए कि वेरिएबल x y t आपस में बदल सकते हैं, इसलिए आप इन फ्यूचर कभी भी ऐसे याद नहीं रखोगे कि x स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट होता है। नहीं, आप हमेशा ऐसे बोलोगे इसके जो नीचे लिखा हुआ है वो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, भले ही वो कुछ भी लिखा हो t r s s, पर जनरली x y z ही लिखते हैं, जनरली x y z और t ही लिखते हैं, क्योंकि a b c खुद कांस्टेंट जैसे लगने लगते हैं, है ना। अरे नॉर्मली अगर हम बोलते हैं, ये सब मैथ का ऐसा कोई फिक्स रूल्स नहीं है, बट इन जनरल हम ऐसे बोलते हैं वेरिएबल होता है वो x y z से स्टार्ट होता है कि x मानो, y मानो, z मानो या t मानो, और जो कांस्टेंट की बारी आती है आप उसको भैया a b c मान लो। कुछ सिंबल छोड़ दो, जैसे i छोड़ दो आयटा बन जाएगा, n छोड़ दो ये नेचुरल नंबर बन जाएगा, कैपिटल x छोड़ दो, कैपिटल y छोड़ दो, कैपिटल z छोड़ दो, ये सेट का काम करेंगे, है ना। और मान लो आपको 10 एलिमेंट्स 10 वेरिएबल लेने की जरूरत है, तो फिर आप ऐसे आ जाओ x1 x2 x3 x4 x5 से x10 चले जाओ। ऐसा कोई स्थायी रूल्स नहीं है, इसको उल्टे सुलटे लेके जा सकते हैं, बट एक आम भाषा में नॉर्मली आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप समझते हो कुछ रूल्स होते हैं जो टाइम देख के लगते हैं, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो टाइम देख के नहीं लगते हैं। ठीक है, तो ये एक अपनी अलग कहानी है, तो आपको स्थिति देख के एडजस्ट करना है कि आपके पास ये आ गए तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये भी हमारे पास से इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाएगी। अब की बार ऑर्डर कितनी आ गई, 3 ऑर्डर तक की आ गई है। भले ये क्वेश्चंस कैसे भी हो, यहाँ dy/dx भी आ सकता है। देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है dy/dx स्क्वायर प्लस x dy/dx माइनस y इज इक्वल टू x स्क्वायर। बस आप तो ये देखो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, बाकी x और y का फंक्शन से ये साथ आ गया, कोई बात नहीं, अपना चलेगा। ठीक है, बस मैं तो ये समझाना था। हाईएस्ट ऑर्डर की तरफ ध्यान से देखते हुए ये क्या आ गया हमारे पास ही डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो ये भी आपके पास डेफिनेशन से एक डेफिनेशन और लिख लो 3 ऑर्डर की, समझ गए होंगे, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, बस लिखने भर से ही काम चल जाएगा। ए डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये भी बताऊंगा मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसा। ए डिफरेंशियल इक्वेशन से अब की बार हमने 3 ऑर्डर की ले ली है, और मान लो इसके अंदर 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और x और y के फंक्शंस भी आएंगे, x और y के फंक्शंस भी आएंगे। ठीक है, तो आप ऊपर वाले में भी थोड़ा सा चेंज करना भाई, क्योंकि इसके अंदर f आ गया, x आ गया, y आ गया, dy/dx भी आ सकता है। आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, y डैश कर दो, y डैश का मतलब dy/dx भी आ सकता है, dy/dx भी आ सकता है, या y डैश कर दो। तो इसमें क्या आ सकता है, x भी आ सकता है, y भी आ सकता है, dy/dx भी आ सकता है, और dy/dx भी आ सकता है। चाहो तो y डैश लिख दो, चाहे आप y डैश या dy/dx भी आ सकता है, d2y/dx स्क्वायर भी आ सकता है, और नहीं है तो भी चल जाएगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हाईएस्ट देख लेना आप, तो d की क्यूब बाई dx की क्यूब, देन अब की बार बताओ कितनी कंडीशंस आएंगी, इनिशियल कंडीशन की 3 आएंगी। तो आप क्या लिखोगे, ऊपर y है तो चलो अंदर लिखो x नोट है, x नहीं लिखेंगे, आंसर किस में आएगा, y नोट के अंदर है। फिर दूसरी कंडीशंस लिखोगे y1, फिर तीसरी कंडीशंस लिखोगे y2 इज नॉन एज या इज कॉल्ड IVP इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, IVP इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब आपको पता है IVP चलेगी तो अंदर की वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल एक समान आएगी। तो यहाँ x नोट लिखा है तो ये x नोट आ जाएगा, और ये x नोट ही आ जाएगा इसके नीचे वाला वेरिएबल ही। यहाँ t होता तो t नोट, यहाँ y होता,
ऊपर x होता तो y नोट और y नोट। यह जरूरी नहीं है नोट लगाओ, ऐसे लगा सकते हो x1 तो यहाँ भी क्या आएगा x1, यहाँ भी क्या आएगा x1, बट एक बार नॉर्मली आप जीरो ही रहने दो, नोट और x नोट। समझ गए भाई। तो डी की क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जैसे मान लो मैं एक इक्वेशन लिखना चाहूँ डी की क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स माइनस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर से इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं बोलूँ इसका बताइए भाई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो इसको देखो मैं पहले सभी को इधर ले जाता हूँ, ये कितना आ गया 2dy बाई डी एक्स प्लस इसके साथ y मान लो y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। पहले तो इसको मैं इधर लेके गया, अब ये किसका फंक्शन बन गया x का y का dy बाई डी एक्स का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का, x का y का dy बाई इसका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस आएंगी, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 3 ऑर्डर का हाईएस्ट है। ठीक है, 3 ऑर्डर हमारे पास हाईएस्ट है, तो ये 3 ऑर्डर की क्या आ गई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब आप सोचो इसके मैंने यहाँ 1 लगा दिया, तो ऐसे में देखना कि 2 एक समान है और एक ये डिफरेंट आ गए। तो जैसे ही डिफरेंट आ जाती है, पहले तो ये देख लेना कितनी मिलने वाली है 3, क्या तीनों समान हैं? अगर तीनों इक्वल हैं तो इनिशियल्स बोलोगे, क्या तीनों डिफरेंट हैं? यस, ये डिफरेंट होगी तो क्या बोलेंगे बीवीपी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जो हम नेक्स्ट यूनिट 5th के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसलिए ध्यान रखना ये हमारे पास बिल्कुल एक समान आनी चाहिए तीनों वाली, और क्या आएगा नीचे वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही इसके अंदर आने वाला है। ठीक है, तो हाईएस्ट क्यूब की लिखो तो एक्स वाई तो आएगा ही आएगा, मतलब ये इंडिपेंडेंट एक्स और वाई, फिर डी वाई बटा डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। 2 तक लिखो तो एक्स वाई तो आएगा आएगा, इससे पहले एक कम तक लिख दो। कुल में एक कम है तो यहाँ कुछ है ही नहीं, है ना, यहाँ ऐसे लिखने का तो कोई फायदा नहीं है ना। डी वाई बाई डी एक्स एक कम करके 0, क्योंकि आपको पता है किसी भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों ही डिफरेंशियल इक्वेशंस की क्या है, सॉरी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की क्या है डेफिनेशंस हैं। एग्जाम में अगर सिंपल पूछे कि डिफाइन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, तब तो आप ये लिख देना, और ऐसे पूछे कि डिफाइन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर ऑर्डर 2 ये लिख देना, फॉर ऑर्डर 3 ये लिख देना। एन ऑर्डर पूछेगा नहीं, वरना आप लिख सकते हो yx नोट y0, yx नोट y1, yx नोट y2 डैश 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 yx नोट yn। एन ऑर्डर भी लिख सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहो तो। देखो लिखना मत, एक बार मैं समझा रहा हूँ। एन ऑर्डर के लिए क्या लिखोगे डी एन वाई बाई डी एक्स की एन, है ना, डी वाई की एन बाई डी एक्स की एन। फंक्शन बनेगा, पहले x आएगा फिर y आएगा फिर डी वाई बाई डी एक्स आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, डैश 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 एक कम तक आ जाएगा, तो d की n-1 डी एक्स की n-1 तक आ जाएगा। देन yx नोट इज इक्वल टू y नोट, yx नोट इज इक्वल टू y1, yx नोट इज इक्वल टू y2 डैश 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 yx नोट इज इक्वल टू yn इज कॉल्ड OVP इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर ऑर्डर n, है ना। अंदर वाले उसके अंदर भी एक समान रहेंगे, बट आपके पास ऐसी डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि n ऑर्डर की लिखिए, और पूछ भी सकता है। आज तक राजस्थान यूनिवर्सिटी या शेखावटी जैसी यूनिवर्सिटी में तो नहीं पूछा, बट अदर स्टेट की जो यूनिवर्सिटी है उसमें ऐसे पूछ लेता है कि डिफाइन आईवीपी फॉर ऑर्डर एन। इतना सिंपल देगा डिफाइन आईवीपी फॉर ऑर्डर एन, और जिसका कभी कॉलेज में नहीं गया या कभी एन वक्त पे पढ़ा वो कभी समझ भी नहीं पाएगा कि जो चीज़ की डेफिनेशन तो हार्ड समझ रहा था वो कितनी सी सिंपल है ना। तो ऐसी बात नहीं है। अब मेरे हिसाब से आपको आईवीपी जैसी बातें समझ में आने लगी होंगी, बीवीपी भी समझ में आ गई, साथ साथ यूनिट 5th में पढ़ेंगे वो अंदर से हमारे पास डिफरेंट हो जाएंगी, अंदर से हमारे पास वो डिफरेंट हो जाएंगी। एक तक पता नहीं चलेगा, सिंगल तक तो हमें पता ही नहीं चलेगा, तो वो लिख के दे देगा आईवीपी है या बीवीपी है। ये नॉर्मली हम आईवीपी ही मानेंगे, क्योंकि बीवीपी कब होगी जब डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी तो 2 तो कम से कम देगा ही देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशंस होगी। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑर्डर फर्स्ट, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑर्डर सेकंड, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑर्डर थर्ड। अब जो काम की बात है वो ये है कि 90% क्वेश्चंस तक तो आपको इसी के देगा, 90% क्वेश्चंस है आपकी बुक में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से ही रिलेटेड देगा, और मैं 90 नहीं मैं 95% बोलूं तो भी गलत नहीं हूं। मतलब अधिकतर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आपको
0.9% 5% मान लो, 5% ये क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकता है। हो सकता है उसका मूड बन जाए कि वो सेकंड ऑर्डर की एग्जाम, सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चंस देके पूछ ले। एक क्वेश्चन से वो आपके एग्जाम्पल में थर्ड ऑर्डर से भी करवाएंगे, हो सकता है थोड़ा और थर्ड ऑर्डर दे दे। तो इसको क्या है कि पहले फर्स्ट को तो करना ही करना है, ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, कभी कभार सेकंड ऑर्डर का पूछा जाता है, ये आज तक नहीं पूछा गया। फिर भी एक क्वेश्चन को इसलिए करेंगे ताकि आपकी समझ बहुत गहरी हो, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस हमारे पास क्या बोलने वाला। अभी तक ये नहीं समझ पाए एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा, केवल ये पहचाना है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमारे पास किस प्रकार से दिखाई देंगे। अभी तो हमें इसको सोल्व करना है, अभी तो हमें इसको सोल्व करना है। केवल और केवल हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को देखा है भाई, अभी तो क्वेश्चंस को देखा है, सॉल्यूशंस नहीं किया है हमने इसका, केवल क्वेश्चंस देखा है। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसको रफ करता हूं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को और इस देन IVP को। ठीक है, अब मैं यहां से इसे रफ करता हूं और मैं चाहूंगा कि क्या आप क्वेश्चंस पहचान पाओगे कि ये क्वेश्चंस हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है। क्या आप ये पहचान पाओगे कि ये क्वेश्चंस हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है। ठीक है भाई, ऐसा हमें पहचानना है। ठीक है, ऐसा हमें पहचानना है। तो क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे देगा, क्वेश्चंस केवल क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा, dy/dx इज इक्वल टू f ऑफ xy और ऐसे दे दिया y या कुछ वैल्यू दे दी y0। बताने की जरूरत नहीं है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर फर्स्ट। अगर क्वेश्चंस में ऐसे आ गया d2y/dx स्क्वायर, क्वेश्चंस आगे का कैसे भी दे दे पर x और y जरूर होंगे, दोनों वेरिएबल कम से कम जरूर होंगे x और y। और साइड में बताओ, आप खुद ही बताओगे क्या देगा, यहाँ कुछ आएगा एंड यहाँ कुछ आएगा। माना कि ये हमारे पास y0 आ गया और माना ये हमारे पास y1 आ गया। ध्यान देना, दोनों क्या होंगे, एक समान होंगे तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर यहाँ x1 आ गया तो सेम क्वेश्चन BVP यानी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का बन जाएगा। इसी प्रकार ऑर्डर 3 के लिए बताओ, अब की बार डैश डैश में लिख लूँ क्या, एक ही बात है ना, x y डैश और डबल डैश। अरे समझते हो ना, y डैश dy/dx नॉर्मली ऐसे ही लिखा जाता है। यहाँ क्या देगा, y ऑफ x0 कुछ आ गया, y ऑफ x0 कुछ आ गया और y ऑफ x0 कुछ आ गया। मतलब 3 वैल्यू आ गई और तीनों के अंदर एक समान आ गई। तो अभी हम समझ जाएंगे कि ये किसका क्वेश्चन है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या इनिशियल का। तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का यदि तीनों x0 एक समान है तो यहाँ x0 आ गया, यहाँ x1, यहाँ x2 आ गए, तो ये BVP यूनिट 5th में चला जाएगा, जो हम वहाँ पढ़ना भी है, जो हमें वहाँ ऐसा पढ़ना भी है। तो अब तक तो ये दोनों यूनिट हमारे पास एक जैसी चल रही थी, सेम प्रोसेस आगे यूनिट 5th में करने वाले हैं BVP के लिए, वो आप इधर ही समझ गए हो। और ये हमने कर लिया IVP के लिए। तो एक हो गया हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, एक हो गई हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और इसको हम छोड़ नहीं सकते, है ना भाई, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जस्ट आपको आगे यूनिट 5th पढ़नी ही है। ऐसे मत करना कि हमारे यूनिट 1 से लेके 4 तक हो गई, बहुत हो गई है, इतने में से तो अपना बढ़िया परसेंटेज बन जाएगी। आप पलट के देखना 5-7 लेक्चर होंगे, क्यों छोड़ें, है ना। जब हमें यहाँ अधिकतर चीज़ें आती हैं तो नॉर्मल से आके फिर छोड़े ही क्यों भाई, सवाल ये है ना अपना। तो अब आपको एग्जाम में नाम लिख के दे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है, समझो इस बात को, मैं बार बार नहीं रिपीट करूँगा। अभी से मेरे को जितना समझाना था वो मैं बता चुका हूँ। अगर आपको लिख के दे दे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, अच्छी बात है, नहीं लिख के देगा तो आप पहचानिए, नहीं लिख के देगा तो आप पहचानिए। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन और लिख देता हूँ। y डबल डैश इज इक्वल टू f x y y डैश
y ऑफ x नोट इज इक्वल टू y नोट, y ऑफ x1 इज इक्वल टू y1। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और लिख देता हूँ, y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू f ऑफ x y डैश y डबल डैश y ऑफ x नोट इज इक्वल टू y नोट, y ऑफ x1 इज इक्वल टू y1, y ऑफ x2 इज इक्वल टू y2। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस हमारे पास है, पहले इसको छोड़ दो, इस सिंगल क्वेश्चंस को छोड़ दो। यहाँ से देखिए, अगर ये एक समान है, अगर ये हमारे पास देखिए, पहले तो ये देखिए, ऑर्डर 2 2 कंडीशन मिलेंगी, ऑर्डर 1 1 कंडीशन मिलेगी, ऑर्डर 3 3 कंडीशन मिलेंगी। ठीक है, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर देखना, अंदर मत देख लेना, हाईएस्ट से हाईएस्ट, हालांकि क्वेश्चन में आपको पूरी इक्वेशन मिलेगी। हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, 2 कंडीशंस मिलेंगी, हाईएस्ट ऑर्डर 3 है तो आपको 1 2 3 कंडीशंस मिलेंगी। अगर ये 2 कंडीशन मिली, दोनों एक समान है, तो आप समझ गए ये IVP का है। ये 3 कंडीशंस मिली, तीनों एक समान है, तो समझ गए ये IVP का है। यहाँ कंडीशन डिफरेंट है, ये BVP का है। यहाँ कंडीशंस डिफरेंट है, ये BVP का है। तो ये तो हो गई हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का क्वेश्चन, ये हो गई हमारे पास इनर्शियल वैल्यू प्रॉब्लम का क्वेश्चन। एक के लिए समस्या है ना, तो ये तो मैक्सिमम इनर्शियल ही होगी। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए कम से कम इसमें डिफरेंट ही चाहिए। ठीक है, वो बाकी 1 2 क्वेश्चन से आएंगे, उसमें और अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाली कंडीशन है, ये आपको यूनिट 5th में मिलेंगी। नीचे वाली कंडीशन है वो आपको यूनिट 5th में मिलेंगी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन का प्रारूप। ठीक है भाई, ये हो गया है हमारे पास एक क्वेश्चंस का प्रारूप कि आपको क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है भाई, आपको क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे मान लो मैं एक बार एक क्वेश्चन से लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हालांकि हम बाद वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एक बार मैं वैसे ही एक्सरसाइज से एक नॉर्मल सा क्वेश्चंस लिख लेता हूँ कि क्वेश्चन है हमारे पास गिवन दैट देखो, एक बार सिंपल सा एक क्वेश्चन लिख लेते हैं और एक्सरसाइज से देख के लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास सोल्व, हालांकि आपको अलग अलग मेथड देगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस, या मैं ऐसा क्वेश्चन लिखना चाह रहा हूँ जिसमें हमें कोई नाम ना देवे। भाई मैं ऐसा क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूँ जिसमें हमें कोई भी नाम ना देवे। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस dy बटा dt इज इक्वल टू 1 माइनस y ऑफ t एंड y ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। और क्वेश्चन दे दिया फाइंड y ऑफ 2.1। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या आ गया है, एक क्वेश्चन आ गया है, जिससे हम नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले इसे ही करेंगे। बट आप एक बार क्वेश्चंस को समझिए। इस क्वेश्चंस में आपको कहीं भी IVP नहीं लिखा है कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। देख लीजिए ध्यान से, इसके अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। वो चाहता तो इसे भी हटा सकता था डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हम यहाँ से देख के पता करेंगे ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इन्होंने कैसे लिखा है, dy बटा dt। और ये हमारे पास देखो y भी, मतलब नीचे वाला वेरिएबल t भी कंपलसरी है और ऊपर वाला वेरिएबल y भी कंपलसरी है। t और y आ गए कि नहीं आ गए, मतलब ये एक प्रकार से फंक्शन बन गया t और y का। कैसे भी दिया हो ये अगले में डिफाइन करके देगा क्वेश्चन में। कंडीशंस देखिए हमारे पास क्या आनी चाहिए, t नोट इज इक्वल टू y नोट। ध्यान से देखिए, अब की बार नीचे t लिखा है तो कंडीशन क्या आनी चाहिए, t नोट, और ऊपर वेरिएबल y लिखा तो क्या आना चाहिए, y नोट। अब आप क्वेश्चन लिख के देख लो, ये तो हमारे पास मॉडल बन गया या ब्लूप्रिंट बन गया। ये क्वेश्चंस का हमारे पास क्या बन गया, ब्लूप्रिंट बन गया कि देखिए आप इसको इस प्रकार से सोल्व कीजिए। अब क्वेश्चन हमें एग्जाम में कैसे दिया, dy बटा dt, और ये दे दिया y अपॉन t, और यहाँ दे दिया 2 इज इक्वल टू 2। देखिए पहचानिए, यस फर्स्ट ऑर्डर का है, t और y के वेरिएबल हैं, यस t और y ऐसे दिया हुआ है। तो अब आप बताइए आपके पास t नोट कितना आ गया, क्वेश्चन के अंदर 2 आ गया, मतलब अंदर वाला t नोट आ गया। y नोट कितना आ गया, इसके जस्ट बराबर वाला, ये तो संयोग से बराबर बन गए। मान लो एक बार ऐसे चेंज कर लो, 1 आ गया तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
ध्यान रखना नीचे वेरिएबल टी नोट है तो ये ब्रैकेट के अंदर बंद है वो टी नोट का ही वैल्यू है। अब देख लो कहीं भी IVP नहीं लिखा, ना ऐसा लिखा ये फर्स्ट ऑर्डर का या सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, देख के पहचानना पड़ेगा। पूरे क्वेश्चन में हाईएस्ट ऑर्डर 1 है तो ये ऑर्डर फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, अब हमें y2 की वैल्यू तो दे दी, अब बोल रहा है क्या भैया 2.1 की वैल्यू निकालिए। आप 2.1 की वैल्यू निकालिए। तो जब तक हम y ऑफ x नहीं निकाल पाएंगे, मतलब जब तक हम y ऑफ x, यहाँ क्या चल रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ध्यान से t चल रहा है तो t, तो जब तक हम इस क्वेश्चन में yt इस dy बटा dt को देख के yt नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम आंसर नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम yt निकालेंगे, फिर t की जगह पर रख देंगे 2.1 और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके हमें इस क्वेश्चंस के ब्लूप्रिंट बना दी है कि जो जो क्वेश्चंस हमें दिखने वाले हैं वो ऐसी ऐसी शेप में आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है भाई, वो क्वेश्चंस आपको ऐसी ऐसी शेप के अंदर दिखाई दे जाएंगे। ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस फाइंड करने हैं, सॉल्यूशंस नहीं किया है हमने अभी, तो हमने केवल क्वेश्चंस को पहचाना है। मैं चाहता तो मैं ये लेक्चर नहीं भी बनाता, है ना, कोई कंपलसरी नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता, पर उसमें वो मज़ा भी नहीं रहता कि जो आपको सिखाया जाता है कि ये देखिए ऐसा होता है वैसा होता है। आप ऑब्जेक्शंस भी चलो मान लेते, एक बार नहीं उठा पाते, भाई कोर्स खरीद ही लिया है, यहाँ तक आ ही गए, पैसे लग भी गए, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे विरोध भी नहीं कर सकते थे। मैंने जैसा बता दिया वही आपके लिए सत्य है। ठीक है भाई, ऐसे ही होगा। बट किसी चीज़ को अगर हमें लंबे समय तक याद रखना है और हमें उस पर गहरी पकड़ बनानी है तो आप उसकी छोटी 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 बातें जान लो, है ना। तो बिल्कुल बारीकी से इसे परख लो एक बार, तो उसके बाद ऐसा कुछ रहेगा भी नहीं कि वो आपको ना आए भविष्य में। ठीक है, जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, एक बार आप पहचानने की कोशिश करना। ठीक है भाई, इसमें आप पहचानने की कोशिश करना। जैसे क्वेश्चंस है हमारे पास, ऐसे नॉर्मली लिख देते हैं, अगर आगे चल के हम सोल्व करेंगे इसको, 3y डबल डैश प्लस y डैश प्लस 3y इज इक्वल टू साइन 2t और t बिलोंग करता है 0 से 1 के अंदर। चलो ये तो इसका बड़प्पन है। अब आप ये बताइए एक बार, इस क्वेश्चन को पूरा लिखने से पहले ही कितने ऑर्डर का है भाई, ये कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का। कितनी कंडीशंस दिखनी चाहिए, 3, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा और यहाँ कुछ आएगा। ठीक है, अब ये रखना चाह रहा है 0, तो अब आपको पता है ये 0 है तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा 0, यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा 0, तब तो ये क्या हो जाएगी इनिशियल्स वैल्यू प्रॉब्लम अपनी यूनिट 4th रह जाएगी। और मान लो यहाँ 0 दे दिया, यहाँ आपको 1 दे दिया, यहाँ आपको 2 दे दिया, तो ये क्वेश्चन आगे वाली यूनिट 5th में चला जाएगा। उसको सोल्व करने का तरीका दूसरा होगा, हमारे इस इनिशियल्स वैल्यू प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का तरीका दूसरा होगा। ठीक है, फिर से देखिए, रिपीट कीजिए इस बात को कि y0 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 एक समान आ गई, इसका मतलब हम यूनिट 4th के अंदर हैं। समझिए, इस यूनिट 4th के अंदर है। अब आगे क्या देगा वो इसकी मर्जी, एक समान दे ठीक है, डिफरेंट दे ठीक है। अब देखो एक समान तो लिख भी नहीं सकता, क्या लिखेगा भाई, ऐसे लिख सकता है क्या y00 y00 y00, एक समान ही लिखेगा तो फिर ऑर्डर 3 का बचेगा ही क्यों, तो आपको पता है तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ये पूछना चाह रहा है कि आपने इतना निकाल लिया, तो अब आप हमें y1 की वैल्यू ज्ञात करके बताइए, y'1 की वैल्यू ज्ञात करके बताइए, y'1 की वैल्यू ज्ञात करके बताइए। तो ये अब क्या है, अब देखो, अब मैं बोलूं कि आप इसको d की क्यूब y बाई dx की क्यूब लिखोगे या कुछ और लिखोगे, तो ध्यान से देखना, एक वेरिएबल तो y है, एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल y है, दूसरा वेरिएबल क्या है t है। इसका मतलब आप नीचे x नहीं लिखोगे, ध्यान से देख लेना भाई, एग्जाम में t लिखा है तो आप इसके लिए क्या लिखोगे t। तो ये वास्तव में किसकी वैल्यू आ गई, ये भी t नोट की वैल्यू है, इसको y1 मान लो, ये भी t नोट की वैल्यू है, इसे y2 मान लो, ये भी t नोट की वैल्यू है, इसे आप y3 मान लो। डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, तो आगे वाला सिंबल डिपेंड करेगा कि मैं dy बटा dx लिखूं या dy बटा dt लिखूं। ध्यान दे लेना भाई, बार बार मैं यही समझाता रहूँगा, और इसमें चक्कर भी यही पड़ता है कि आपने y देखा अक्स कर रहे हो और अगर t लिखा हुआ है मूर्खों की तरह ऐसे ही गलत दिशा में चल रहे हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दो वेरिएबल 100% मिलेंगे, जैसे एक्स वाई, अंदर देखो एक्स वाई और दो ही मिलेंगे, तो एक तो ये y चल रहा है एक t चल रहा है, तो y t है,
तो ये y के डैश लग गया, देखो जिसके भी डैश लगता है आप इसको क्या बोलोगे भाई, y डैश, तो आपको पता ही है डिपेंडेंट वाले के लगाएंगे, इसको क्या बोलेंगे y डबल डैश, इसको क्या बोलेंगे y ट्रिपल डैश, है ना। नीचे क्या आएगा, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चर, तो t है तो नीचे t आ गया। तो इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि वो लिख के दे, देखो हालांकि इन्होंने लिख के दे रखा है क्वेश्चन में कि कंसीडर द IVP सोल्व दिस, आप इसकी वैल्यू निकाल के बताइए। पर ये जरूरी नहीं है कि आपको IVP लिख के दे, आपका हाइड भी किया जा सकता है, और यही मेरा टारगेट है समझाने का। इस IVP को वो छुपा सकता है और आपको पता तक नहीं चलेगा कि ये IVP का क्या हो गया। बट आपकी कंडीशंस देखिए, क्वेश्चंस की अंदर की कंडीशंस एक समान है, यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। चलो MSc तक तो बेफिक्र रहिए, यूनिट 4th IVP ही है, यूनिट 5th है वो BVP ही है ना। बट इन फ्यूचर ये नेट गेट का बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है भाई। यहाँ से मैं आपको समझा नहीं सकता, स्टेटमेंट के स्टेटमेंट आते हैं ऐसे कि ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, बदल देते हैं तो बस इन्हें ही बदल देते हैं, x y t को आपस में बदल के कुछ का कुछ ही बना देते हैं, और दिखने में इतना हार्ड क्वेश्चन बना दिया जाता है कि आप एग्जाम में करने से पहले ही छोड़ दोगे, है ना। एग्जाम में करने से पहले ही छोड़ दोगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस घुमा के दे देते हैं। एक्स वाई जेड को बदल के अल्फा बीटा गामा ऐसे छोटे छोटे लिखेंगे वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कि आपको लगेगा अरे छोड़ो पता नहीं क्या ही पूछ रहा है, छोटे छोटे BVP IVP ऐसे लिख के, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत गहराई तक अगर आप इसमें जाओगे तो यकीन मानिए आप बहुत ऊंचाई तक जाओगे एक दिन, क्योंकि किसी भी चीज़ को गहराई से समझोगे तो पकड़ आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप देखते ही देखते याद कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो हमारा कहीं ना कहीं नॉर्मल लाइफ में भी ऐसी चीज़ों का इनडायरेक्टली रूप से बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि MSc एक ऐसे बस डिग्री सिस्टम बना दिया, बच्चे हैं सबकी अलग अलग वो सोच है, डिग्री वाले डिग्री हैं पर अपने पहले ही फीस इस हिसाब से रख दी है कि फर्जी बच्चे अपने पास से ऐड ही ना हो, है ना भाई। अच्छी खासी फीस रखेंगे, अच्छी खासी मेहनत कराएंगे, पढ़ोगे तो आगे ज़रूर बढ़ोगे, 100% बढ़ोगे, कभी कभार नहीं हमेशा आगे बढ़ोगे, ठीक है भाई। तो ये मैंने क्वेश्चंस लिखवाए हैं, ध्यान से देखना, क्वेश्चंस लिखवाए हैं कि एग्जाम में कैसे पूछेगा, सॉल्यूशंस हमारे पास कैसे होंगे। तो मैं एक बार बताना चाहूँगा, 5-7 मिनट और लेना चाहूँगा। तो ये यूनिट 4th है, आप इसके क्वेश्चंस लिखोगे, इन बिल्कुल शॉर्ट सा लिख लेता हूँ एक बार। एक पहले वाले ऑर्डर को ही मान के चलो कि ये हमारे पास क्वेश्चंस आ गई, y ऑफ x0 इज इक्वल टू y1 और फाइंड y, और यहाँ कुछ भी दे सकता है, ठीक है। एक वैल्यू देगा, कोई दूसरी तीसरी चौथी, वो अगले की मर्जी कैसे भी दे दे, ऑर्डर फर्स्ट ऐसे ही ऑर्डर सेकंड ऐसे ही ऑर्डर थर्ड के लिए। अब इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, अब इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, तो आप अब चैप्टर 6 का नाम पढ़िए। अब आप चैप्टर 6 का नाम पढ़ोगे तो क्या आएगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो चलो इसको तो काट दो, ये तो यूनिट 4th में देख लेंगे, ये तो हम यूनिट 4th में देख लेंगे। तो क्वेश्चंस हमें कैसे मिलेगा, उसके अंदर एक इक्वेशंस मिलेगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे ये मिल गया, ठीक है। उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल्स में एक ऑर्डर की है तो यहाँ एक कंडीशंस मिलेगी, अगर वो 2 ऑर्डर की है तो हमारे पास 2 ऑर्डर मिलेंगे, अगर वो 2 ऑर्डर की है तो हमारे पास 2 कंडीशन मिलेंगी, y(x0) y0 एंड y(x0) y1, और फाइंड इसके अंदर भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चंस हो गए। अब मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, 95% क्वेश्चंस ये होंगे और 5% क्वेश्चंस ये होंगे। थर्ड वाला एक ऑर्डर का बस वो करवाएंगे ताकि आपकी समझ ज़्यादा से ज़्यादा गहरी हो जाए। तो बताइए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें ये देखने को मिल गया कि नहीं मिल गया चैप्टर 6 के अंदर। अब हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस, एनालिसिस नहीं है भाई, सॉरी, चैप्टर 6 का नाम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। अब हमें क्या करना है, इसका नंबरिंग में सॉल्यूशंस लेके आना है।
अब हमें क्या करना है, इसका नंबरिंग में सॉल्यूशंस लेके आना है। तो ऐसे आएंगे 2.00 1 2 3 4, किसी का 6.7 1 2 8 9 3 5 6 7, ये सब कैलकुलेटर का कमाल होगा। हमें बोल देगा, नहीं बोलेगा तब तो हम पूरा लिखेंगे, या नॉर्मली हम 3 तक 4 तक लिखेंगे, या बोल देगा भाई दशमलव के 4 स्थान तक लगाइए, दशमलव के 7 स्थान तक लगाइए। ज़्यादातर 3 या 4 ही पूछेगा, 3 4 5 ही वो अगला बता देगा, क्योंकि खुद कैलकुलेट करके बैठता है कि हाँ कहाँ तक उसको निकालना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशंस करना है, हमें इसका सॉल्यूशंस करना है। और वो भी किसके अंदर आंसर आना चाहिए, नंबरिंग के अंदर आना चाहिए, न्यूमेरिकल आना चाहिए, अंकों में आना चाहिए। कितने भी आप इसके नाम समझ सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्वेश्चंस हो गए। अब इसका आंसर्स क्या होगा, ये है मजे वाली बात है कि अब हम इसका आंसर्स कैसे करेंगे। तो इसके आंसर्स करने के लिए हमारे पास से 3 विधियां हैं। यस, यूनिट सेकंड और थर्ड की तरह ज़्यादा विधि नहीं, यहाँ हमारे पास से ओनली 3 मेथड हैं इसको सॉल्यूशंस करने के लिए। ठीक है, अब हो सकता है एक मेथड को समझाने में 2 लेक्चर बने, 3 लेक्चर बने, 4 लेक्चर भी बन सकते हैं अगर पूरा ईमानदारी के साथ समझाया जाए तो टोटल लेक्चर हमारे पास है इस यूनिट सेकंड के मैं अभी नहीं बता सकता कितने बनेंगे, पर नॉर्मल सी बात है 6 7 से तो ऊपर बनेंगे। या तो हो सकता है 7 बन जाए, या 8 बन जाए, या 9 बन जाए, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत गहराई तक समझा दिया जाएगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे। फिर भी एवरेज मान के चलो 7 8 9, और वो तो आपने अभी तक देख भी लिया होगा अपनी लिस्ट में कितने लेक्चर्स हैं, तो ये इस पे बहस नहीं। ठीक है, अब इसके आंसर्स को सोल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला मेथड आएगा टेलर सीरीज मेथड। पहला मेथड आएगा टेलर सीरीज मेथड। बाकायदा नाम लिख के देगा आपको क्वेश्चन में कि कौन से मेथड से इसको सोल्व करना है। ऐसे दे देगा, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग बाय टेलर सीरीज। सेकंड है हमारे पास पिकार्ड मेथड। ठीक है, ये पिकार्ड मेथड, और जैसे ही मैंने पिकार्ड नाम लिया आपने बीएससी सेकेंड ईयर पढ़ा नहीं होगा पर नाम 100% सुना होगा, है ना। ऐसे नहीं होता, नाम तो सुना ही होगा। तो पिकार्ड मेथड। ठीक है, तीसरा मेथड है वो है हमारे पास रंगकुटा मेथड। ये भी आपने बीएससी में सुना था जब आपने पढ़ा था रंगकुटा मेथड। ठीक है, रंगकुटा व्हाट्सएप की भाषा में, अगर आप व्हाट्सएप पे चैट वगैरह करते हो तो इसे कुत्ता बोलते हैं, बट अपन इसे कुत्ता नहीं कुटा बोलेंगे। तो ये हो गया हमारे पास रंगकुटा मेथड। आप शायद जानते होंगे कि जैसे जैसे व्हाट्सएप कई सालों से चला रहे हैं या चैटिंग कर रहे हैं तो हमारे इंग्लिश के मीनिंग्स बिगड़ते गए। जैसे मैं बोलूँ येस्टरडे की मीनिंग क्या होगी, तो ज़रूरत नहीं है वाई ये लगाया तुरंत क्लिक किया आगे आ गया। तो वो कहीं ना कहीं वो मीठा जहर है, वो धीरे धीरे 4 साल 5 साल 6 साल के अंदर पूरे वो इंग्लिश आपकी ख़त्म कर देगा। तो जिसको भी लत पड़ी हुई पिछले 5-7 साल से लगातार वैसे कर रहा है कंपटीशन की तैयारी, तो वो फिर कर ही नहीं सकता, क्योंकि हैबिट मीठा जहर है, बहुत धीमी मात्रा में वो नुकसान पहुंचाता है, पता नहीं चलता। क्योंकि हमें तुरंत पता चल जाए कि इसका ये नुकसान है तो हम छोड़ ही दें, बाद में पता चलता है फिर हम अपने से छोटों बच्चों को ज्ञान देते हैं या छोटी उम्र वालों को ज्ञान देते हैं कि व्हाट्सएप मत चला, ये मत कर, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो वो हमारी नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि अपनों को भी तो किसी ने बोला था, अपने से बड़ों ने, हमने उनकी नहीं मानी तो वो अपने नहीं मानेंगे, और ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसकी परंपरा निभाते चलेंगे, है ना। तो उस बहस पे अपने को नहीं जाना है। आप खुद समझदार हो, इस स्टेज तक आए हो, इस वक्त पढ़ रहे हो, और अब अगर एग्जाम के दिनों में पढ़ रहे हो तो मैं आपको अच्छा भी नहीं लग रहा हूँ, है ना। या फिर ऐसा सोच रहे होंगे यार हम इतने दिन थे कहाँ, पहले क्यों नहीं मिला, ऐसा क्यों नहीं मिला। पर इतना बता सकता हूँ, इस चैनल्स पे आ गए, ज्वाइन कर लिया, 100% पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। खोओगे नहीं भाई, खोने के लिए कुछ नहीं, पाओगे ही पाओगे। तो हमारे पास 3 मेथड इसके सोल्व होंगे, टेलर सीरीज, पिकार्ड मेथड और रंगकुटा मेथड। ठीक है, और इस टेलर सीरीज के अंदर ये हो रहेगा, इसी के अंदर छोटे मान लो, एक तो टेलर सीरीज रहेगा, एक ट्रांजैक्शन आएगा, एक ट्रांजैक्शंस एरर आएगा, वो आपको समझाएंगे ट्रांजैक्शंस एरर हमारे पास है क्या होता है। ठीक है, इसको ट्रांजैक्शंस या ट्रांजैक्शंस कैसे भी एक बार रीड कर लेना। इसका मतलब ट्रांजैक्शन होता है ना, इसे काटा पीटी करके गलती को सुधार दो, मतलब एरर कोई त्रुटि है उसे काट छाट कर दो, रे कुछ भी बोल दो अपनी भाषा में, पर मान के चलेंगे मेजर क्या है, टेलर सीरीज नंबर 1। उसके अंदर बस कुछ इसका एक स्पेशल नोट रहेगा एक प्रकार से, ये
बस लिख लो आप ए, और ऐसे लिख लो, बस सीधा ही लिख लो ब्रैकेट लगा के कि टेलर सीरीज पढ़ेंगे, उसमें टर्नक्सन्स एरर आएगा, एक हमारे पास पिकार्ड मेथड आएगा, एक हमारे पास रंकुटा मेथड आएगा। तो बीएससी सेकेंडरी में आपने नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, यहाँ आके एमएससी में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, अब सीधी सीधी बात है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आईवीपी है, यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, और आंसर्स भी किस में आना चाहिए, न्यूमेरिकल आना चाहिए, यानी अंकों में आना चाहिए। तो हर एक क्वेश्चंस का हमारे पास सॉल्यूशंस आएगा, वो नंबरिंग में आएगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से सोल्व न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आईवीपी, 3 मेथड टेलर, पिकार्ड और रंकुटा। ठीक है, तो अब जैसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आएंगे, अब मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी बहस नहीं करूंगा, आप समझ चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा वक्त आपका लेना ठीक नहीं है, क्यों किसी बात को घिसे जाए ज़बरदस्ती, शॉर्ट में बोलो, तोल के बोलो, है ना, वजन पड़ता है इससे। तो अब मैं यही बोलूँगा लेक्चर सेकंड में आने से पहले कि लेक्चर्स फर्स्ट देखना कंपलसरी है, क्योंकि आपने यहाँ से देखा, अब आपको पूरी यूनिट विजुअलाइजेशन हो गई होगी कि आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस हमारे पास लगभग ऐसा मिलेगा, आंसर्स नंबरिंग में लेके आना है, उसका सॉल्यूशंस क्वेश्चंस का हमें नंबरिंग में लेके आना है। 3 मेथड लगेंगे, टेलर सीरीज, पिकार्ड मेथड, रंकुटा मेथड, कभी कभार टर्नक्सन एरर आ जाएगा, काट छाट करेंगे, अगर मतलब किसी कैलकुलेशन में फंस गए, बहुत बड़ी बनती है, तो उसके आगे कुछ पॉइंट वगैरह हटा देंगे, उसको बोलते हैं टर्नक्सन एरर, और वो आएगा टॉपिक में तब समझा देंगे। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर्स है। वैसे इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ, और वैसे देखें तो पूरी यूनिट के बारे में अपकमिंग लेक्चर्स क्या होंगे, क्या करने वाले हैं, करना क्या है, पहचानना कैसे है, कौन है, फिर ऐसे की ऐसी स्टेप उठा के हम यूनिट 5th में चल पड़ेंगे, वहाँ ये चेंज हो जाएंगे। अभी तो एक समान चल रहे हैं, बाद में वो चेंज हो जाएंगे, और चेंज होते वो बीवीपी बन जाएगा, और प्रोसेस यही रहेंगी। तो ये एक्चुअली यूनिट 4th नहीं है, ये यूनिट 4th और 5th साथ चल रही है, बस एक बार कुछ पार्ट छोड़ के वो यूनिट 5th में पढ़ लेंगे बीवीपी के। तो दोनों यूनिट हमारे पास एक जैसी ही हैं, इसके अंदर 80% बिल्कुल समानता है, बस बीवीपी को करने के तरीके बदल जाएंगे। ये आईवीपी के हैं, टेलर, पिकार्ड और रंकुटा। ठीक है भाई, तो अब दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो इस आज के लेक्चर में होमवर्क वगैरह के लिए कुछ भी नहीं है, बस होमवर्क यही है कि आप दोबारा से इसे, पहले आपने रफ में लिख लिया होगा, मैं ये बोलता हूँ पहले आप रफ में लिखिए, फिर साथ साथ आप पूरा उतारने के बाद पढ़िए, फिर फेयर में उतारिए। तो लेक्चर्स नंबर 2 में आने से पहले ये पूरा का पूरा आपके फेयर नोट्स बन जाने चाहिए। ठीक है भाई, तब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर 2 में, तब तक आप इसे अपना फेयर कॉपी में उतारिए।